शमूलियत। जय हिंद। और भी मेंबर हैं। धन्यवाद। श्री धनंजय भीमराव महादी। धन्यवाद उपसभापति जी। 10 मिनट हैं आपके पास। जी, आपने मुझे द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पे बोलने का मौका दिया। उपसभापति जी, ये बिल 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, उसमें सेक्शन 109 और 110, ये जीएसटी एक्ट, उसमें अमेंडमेंट के लिए बिल लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल रिकमेंडेशन से जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन के लिए ये बिल है मैडम। जीएसटी काउंसिल में एक प्रेसिडेंट, एक जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, ऐसा प्रस्ताव है। जो फॉर्मेशन जुडिशियल मेंबर्स का होगा, उसमें जो चयन होगा, जुडिशियल मेंबर के लिए जज या फिर हाईकोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जिनका 10 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है, उनका चयन हो सकता है। इस बिल में एडवोकेट्स को भी चयन करने का प्रोविज़न है मैडम, जिसको 10 साल का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का अनुभव है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बिल में प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स की आयु निश्चित की गई है। कम से कम 50 उम्र होना ज़रूरी है। पहले प्रेसिडेंट की उम्र 67 थी, वो अब 70 कर दी गई है। मेंबर्स की उम्र 65 थी, वो अब 67 ईयर्स कर दी गई है। अगर कोई क्लेम्स डिनाई होते थे तो उन्हें सेकेंड चांस नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ये सभी लोग, सारी कंपनियां हाईकोर्ट जाते थे और ये हाईकोर्ट के जो केसेस की संख्या है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास हाईकोर्ट में है। मेरे ख्याल से जब ये ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन होगा तो ये हाईकोर्ट का बर्डन कम होगा और इन लोगों को न्याय मिलने में सुविधा होगी। ये जीएसटी कानून, उपसभापति जी, आधुनिक भारत निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। विकसित भारत संकल्प का जो सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, वो पूरा करने में ये जीएसटी कानून बहुत बड़ा सहयोग देगा। उपसभापति जी, 2017 में जब ये जीएसटी कानून लाया गया, तब केंद्र के 17 और राज्यों के 13 अलग अलग कानून थे, उसको खारिज करके ये जीएसटी कानून लाया गया। तब कुछ राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने चिंता जताई कि केंद्र हमारा शेयर अगर समय पे नहीं देगा तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। उनकी और एक चिंता थी कि उनका जो स्थानीय कर है, आबकारी कर है, वो उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी को, जिन्होंने सभी राज्यों से बात करके उनको कन्विंस करके ये कानून लाया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सुरक्षित करने का आश्वासन तब दिया था और इसी के चलते 5 साल तक अगर उनके टैक्सेशन में, कलेक्शन में कमी हुई तो उसे पूरा करने की हामी भी केंद्र सरकार ने दी थी। वो चलता रहा। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कोविड के महामारी के राज्यों के वक्त जो राजस्व कलेक्शन कम हुआ, टैक्स में गिरावट आई, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा किया था। महाराष्ट्र राज्य में भी हमने देखा सर, कई सारी बड़ी कंपनियां जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, एक एक कंपनी के 600, 800, 1000 वेंडर्स रहते थे। इनपुट क्रेडिट की वजह से ये सारे अंडर वन अम्ब्रेला आ गए और सब ने रजिस्ट्रेशन किया और इसकी वजह से आज देश में ये जीएसटी कानून की वजह से देश का राजस्व बढ़ा है। पिछले महीने का अगर आंकड़ा देखें तो सभापति जी 1,67,000 करोड़ पिछले महीने का हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। साल का लगभग 20 लाख करोड़ कलेक्शन होने का अनुमान है। इसी की वजह से
केंद्र सभी राज्यों को लगातार अपना हिस्सा देता रहा है और इसी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है सर। ब्रिजेस हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन जो कई सालों से पुराने थे, मरम्मत की ज़रूरत थी। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक ही दिन में 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण का शुभारंभ एक दिन में किया था। एयरपोर्ट्स, 70 साल में हमारे देश में 74 एयरपोर्ट्स थे, आज सभापति जी देश में 149 एयरपोर्ट्स कार्यान्वित हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। आधार कार्ड, आभा कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड के नाम से हर एक परिवार को 5 लाख रुपए देकर आरोग्य की दृष्टि से उनको सुरक्षित किया गया है। पीएम स्वनिधि से छोटे व्यापारियों को लाभ हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से रेशन देने का काम हो रहा है। वंदे भारत जैसी रेल जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, पूरे देश को इंटरकनेक्ट करने में ये काम भी हो रहा है। कई सारे शहरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। ये सभी पैसा लोक कल्याणकारी काम में खर्च करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसकी वजह से उद्योग कर्मियों का और कंपनियों का इनकम बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, जिसकी वजह से देश प्रगति कर रहा है। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। देश में सर स्टार्टअप्स की संख्या आप देखें तो जो 2014 से पहले 350 स्टार्टअप्स कंपनियां थी, आज देश में 90,000 स्टार्टअप कंपनियां हो चुकी हैं जो जॉब्स भी क्रिएट कर रही है। लगातार ये सवाल पूछा जाता है कि बेरोजगारी पे पूछा जाता है, तो ये एक अच्छा समाधान उसके लिए हो रहा है। हमारे देश में 2014 से पहले 2 कंपनियां थी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। सर आज 200 से ज़्यादा कंपनियां देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एमएसएमई सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सर। एमएसएमई सेक्टर में आज 13.4% की ग्रोथ हम देख रहे हैं। डीमैट अकाउंट की बात हुई सर, 2014 से पहले देश में सिर्फ 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, आज 11.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स देश में है सर। इंटरनेट आज हमारे देश में करीबन 88 करोड़ लोग इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं किस तरह लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है सर। सभी एयरपोर्ट्स अच्छे चल रही हैं, सभी होटल्स अच्छे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, आप एयरपोर्ट्स में आप फ्लाइट की बुकिंग्स देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इस वजह से आ रहा है सर। और ये सब करते वक्त ये सब ऑनलाइन करने की वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा देश का हो रहा है। ऑनलाइन प्रणाली की वजह से अभी ये फेसलेस कर दिया गया है, किसी को गवर्नमेंट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को घूस देने की ज़रूरत नहीं है। इससे करप्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है सर। मेरी बस एक मांग है आदरणीय वित्त मंत्री जी से कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना ज़रूरी है सर। केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जो राज्य है, उन्होंने इसे लागू करने से मना किया है। हमारे महाराष्ट्र में भी सर 2 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, तो वहाँ पे मना किया गया था। जब 2 साल पहले केंद्र ने डीजल पेट्रोल के रेट कम किए थे, तब महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी। जून 2022 में जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आई, तब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने तुरंत इसको लागू किया और पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे सर। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 2014 में 10वें स्थान पर था, वो आज 5वें स्थान पर आ चुका है सर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि 2027 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे करके हम तीसरे स्थान पर आएंगे। मैं समझता हूं सर, ये बिल विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, वो विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए ये बिल एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री नरेश बंसल।